हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये हमारी सीरीज चल रही है सीटेट के लिए NCERT EVS थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की समरी की। और अभी तक हम लोग फिफ्थ क्लास की पूरी समरी कवर कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा टॉपिक्स आपकी फिफ्थ वाली क्लास में ही थे, उन सबको हमने कवर कर लिया है। लगभग 20 से 22 चैप्टर थे इससे पहली 6 क्लासेस में, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी 7वीं क्लास और बहुत अच्छे से 3 से 4 चैप्टर इस क्लास में फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आपका NCERT का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इन क्लासेस को रेगुलर ले लेते हैं, ठीक है। तो बिना किसी क्लास को स्किप किए आप सारी क्लासेस को देखिए, आपको बहुत आराम से इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर आपकी फोर्थ क्लास का ये लेसन 2 है। लेसन 1 हम इससे पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है कान कान में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पक्षियों की विशेषता या पशुओं की विशेषताएं जानने को मिलेगी, ठीक है। खास करके इसमें आपको हाथी के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं आपको अभी यहाँ पर आपको सारे पक्षियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, जहाँ से सीधे सीधे इन पॉइंट से उठ करके आपके जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इन फैक्ट्स की। पहला है, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, वही उनके कान हैं जो कि पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, जैसे छिपकली, मगरमच्छ या कोई भी आपके पक्षी होते हैं, ठीक है, कबूतर। आपने बाहरी कान तो उनके नहीं देखे होंगे, क्यों नहीं? क्योंकि उनके जो कान होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, छेद जैसे होते हैं, और उन पर उनके बाल ढके हुए होते हैं, तो इस वजह से वो दिखते नहीं हैं। आगे हम बात करेंगे तो जानवरों की खाल पर डिजाइन और जो शरीर पर बाल होने के कारण ही उनकी खाल पर डिजाइन होते हैं। जैसे गिलहरी है, उसकी जो स्किन है उस पर ऐसे डिजाइन बने हुए होते हैं, तो वो उनके बालों की वजह से, ठीक है, बालों की ही उनकी देन है ये डिजाइन। अगर उनके बाल ना हो, ठीक है, तो वे डिजाइन भी नहीं रहेंगे। तो अगर उनके बाल हटा दिए जाए तो ना रहेगा रंग, ना रहेगा डिजाइन, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता चल गई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है और बिल्कुल रिपीट हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या बताया गया है कि ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, बाहरी कान भी हो और शरीर पर बाल भी हो, वे हमेशा क्या करेंगे? बच्चे देंगे। जैसे आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, इनके बाहरी शरीर पर बाल होते हैं और कान भी बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, तो ये क्या देते हैं? ये बच्चे देते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है जो कि आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक। इनको क्या कहेंगे? जरायुज कहते हैं। जरायुज जो बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। अच्छा, आप इंसान को ही लेकर के चल लीजिए, तो इंसान भी तो एक जानवर की कैटेगरी में ही आता है। तो बात करें तो सॉरी, बाहरी तरफ कान होते हैं, ठीक है, शरीर पर बाल होते हैं, तो वे किस में आएंगे? बच्चे देने वाले कैटेगरी में, ठीक है, अंडे तो नहीं देते। तो यहाँ आपको इस चीज का पता चल जाएगा, आप अंदाजा लगा लेंगे। एक आपको समझ में आ जाए, दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा फैक्ट क्या है, देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे क्या करेंगे? वे अंडे देते हैं। तो ये एक विशेषता बताई गई है जिनको अंडायुज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक पॉइंट थोड़ा सा याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रिलेट कर लीजिए अपने आप से, दूसरा उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देंगे, शरीर पर बाल नहीं होंगे, वे क्या देंगे? अंडे। आ गया समझ आपको बहुत अच्छे तरीके से? वेल डन। तो यहाँ पर ये चैप्टर इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाएगा। कान कान में चैप्टर का नाम था। अब अभी हम फोर्थ क्लास के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नंदू हाथी। तो इस चैप्टर में हमको हाथियों के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हाथियों से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो वो आपको इसके लिए फिर सारे के सारे कथन पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है।
चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो हाथी होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, तो केले खाना पसंद करते हैं या केले के पत्ते खाना पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा एक और फैक्ट है हाथियों के बारे में कि इनको पसीना नहीं आता है, ठीक, इनको पसीना नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहला फैक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, ये चैप्टर बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 1 किलो यानी वो 100 किलो यानी 1 क्विंटल, ठीक है। तो अगर आपको क्विंटल में दिया गया होगा तो भी आपको नहीं घबराना है, 1 क्विंटल फिर वो खा सकता है। बड़ा हाथी 1 क्विंटल से भी ज़्यादा झाड़ियाँ एक दिन में खा लेता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो ये लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि जैसे भारी भरकम शरीर होता है हाथी का, इतना बड़ा होता है तो शायद ज़्यादा सोता हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। और इससे पहले क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है, तो वहाँ भी मैंने इसका जिक्र किया था आपके सामने, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। क्यों? क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती रहती है, ठीक है, इसीलिए उसको पसंद है पानी में खेलना, कीचड़ में कूदना, ठीक। तो आगे बात करें, हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं, बड़े बड़े, और गर्मी लगने पर अपने इन्हीं पंखों से यानी इन्हीं कानों को हिलाकर वो अपनी हवा कर लेता है ना, गजब की बात, बहुत बढ़िया। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। जो हाथी का बच्चा होता है ना, उसका वजन, जब वो बच्चा होता है तो 3 महीने में उसका वजन कितना हो जाता है, लगभग 200 किलो या 2 क्विंटल उसका वजन हो जाता है हाथी के 3 महीने के बच्चे का, ठीक है। हाथी के छोटे से 3 महीने के बच्चे का वजन ही कितना होता है, लगभग 200 किलो होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक। आगे चलो, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। कौन रहती है? केवल हथनियां रहेंगी और उसके बच्चे रहेंगे, हाथी नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों में तो हाथी भी रहता है, छोटा हाथी, लेकिन वो उसका बच्चा है, वो बड़ा नहीं हुआ है जब तक। तो अभी आपको पता चलेगा हाथी क्यों नहीं रहते हैं, वो सस्पेंस से आपको 2 पॉइंट बाद आपको क्लियर होगा, ठीक। इतना आपको अभी समझ में आ गया। अगर कहीं लिखा हुआ है किसी कथन में कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उसके बच्चे ही रहते हैं, तो ये कथन क्या माना जाएगा? सत्य है। ओके, आगे बढ़े। झुंड के सभी बुजुर्ग हाथी हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है। पूरे झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी पूरे झुंड में, वही सबकी नेता होगी, वही सारे के सारे ऑर्डर्स देगी, आज हमें किधर चलना है, जंगल में आज क्या क्या खाना है, ठीक है। तो वो सबको वही क्या करती है, सबकी नेता होती है, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इस झुंड की हथनी होती है। आगे बढ़े तो एक झुंड में कितनी हथनियां होती है? लगभग 10 से 12 हथनियां होती है और साथ में उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। कितनी हथनियों का झुंड होता है? 10 से 12, और उनके साथ उनके बच्चे, बच्चे तो कितने भी हो वो तो सारे चलेंगे, लेकिन हथनियां 10 से 12 ही होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि केवल हथनियां और उसके बच्चे रहते हैं, हाथी क्यों नहीं रहते? अब इसके पीछे रीजन यहाँ है दोस्तों। हाथी जब 14 से 15 साल का होता है तो वो तुरंत ही अपने झुंड को छोड़ देता है, ठीक है, अपने झुंड से अलग हो जाता है और अकेले रहता है, या किसी अलग अन्य झुंड में वो जुड़ जाता है, ठीक। तो अपना अलग परिवार बना लेता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो वो क्या करेगा, अपने झुंड को 14 से 15 साल का होते ही तुरंत अपने झुंड को छोड़ देगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये खासियत, या आप कह सकते हैं ये कुछ आपको याद रखने वाली चीज़ें थी हाथियों से संबंधित, जो कि भर भर के आपके पेपर में आती है, तो बहुत आसानी से आप उसको सही कर पाएंगे अगर आपने ये चीज़ें समझ ली है। एक बार फटाफट से रिकैप करती हूँ कि जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में लगभग 100 किलो या 1 क्विंटल पत्ते या झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोएगा,
इसके अलावा उसको कीचड़ में खेलना पसंद होता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती रहे। ठीक है, उसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और उससे वो अपनी हवा भी कर लेता है गर्मी लगने पर। हाथी का जो 3 महीने का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 200 किलो होता है, 2 क्विंटल होता है। और जो झुंड होता है हथनियों का, उसमें केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। और बच्चों में जब 14-15 साल का अगर उसमें बच्चों में हाथी है तो 14-15 साल का होते ही वो तुरंत अपने झुंड से अलग हो जाता है। ठीक, इसके अलावा 10 से 12 हथनियां ही एक झुंड में रहती है और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही सबकी हेड होती है, वही झुंड की नेता होती है। याद हो गई, सारी चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर हो गया। चलो अब हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। इतना ही था आपके इस चैप्टर में। यहाँ पर लेसन नंबर 4 और क्लास नंबर 4 का ये चैप्टर है जिसका नाम है अमृता की कहानी। किसकी? अमृता की कहानी। इसमें आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, यहाँ बात की गई है खेजडली गांव की या खेजड़ी गांव की। तो इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो जिसकी कहानी की हम बात करेंगे अमृता की, इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप रिलेट करेंगे। तो अमृता बिश्नोई इनका पूरा नाम है, अमृता बिश्नोई ना बिश्नोई। ओके, तो इनके बारे में ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो है। कहानी क्या है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो ये खेजडली या खेजड़ी गांव है या खेजडली गांव है, ये राजस्थान राज्य के जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर में है खेजडली गांव। ठीक, इस गांव की विशेषता क्या है कि इस गांव में बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। किसके? खेजड़ी के। ये पेड़ का नाम है खेजड़ी। ठीक है, तो खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। खेजडली गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ के लोग होते हैं इस गांव के, उनको बिश्नोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिश्नोई पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, तो उनको ये नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो खेजड़ी के पेड़ है, इनकी विशेषता आपको थोड़ी सी जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस बारे में आपसे पूछा जाता है। तो खेजड़ी जो पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है। ठीक है, इसकी छाल दवा के काम आएगी। और जो इस पेड़ की लकड़ियां होती है उनमें कभी कीड़ा नहीं लगता, ये भी इसकी एक विशेषता है, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इस पेड़ पर फलियां आती है, उन फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो कुल मिला के ये जो पेड़ है खेजड़ी का, ये बहुत यहाँ पर इसको बहुत मान्यता दी गई है, क्योंकि ये देखिए लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। उससे खाने के लिए भी चीज़ें मिल रही है, छाँव भी देता है, पानी की कम आवश्यकता है। ठीक है, लकड़ी में कभी कीड़ा भी नहीं लगता है, तो फर्नीचर भी बनाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, इसके अलावा उसकी छाल दवा के काम भी आती है। ये दाव लिखा हुआ है, इसको दवा कर लीजिए। ठीक है, दवा के काम आती है। तो बहुत सारी इस पेड़ में खूबियां हैं। तो क्या होता है, खेजड़ी गांव में एक बार इनके जंगलों को काटने का जो है वो आदेश दिया जाता है, इन जंगलों को काटने का। उसका विरोध करती है अमृता बिश्नोई, जिनकी ये कहानी है। ये मैं आपको ऐसे ही सुना दूं क्योंकि लिखने की आवश्यकता नहीं थी। जो जो चीज़ें पूछी जाती है वो मैंने लिख दी है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अमृता बिश्नोई की कहानी में आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उस जैसे चिपको आंदोलन में, चिपको मूवमेंट में महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी, तो उसी प्रकार से इन्होंने पेड़ों को काटने का विरोध किया। और इनके साथ साथ इनका परिवार, इनके बच्चे और लगभग 363 महिलाएं जिन्होंने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और ये कब की बात है? ये बात है 1731 की। ठीक है, तो इन महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी इन पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। यहाँ पर इनकी कटाई के जो है आदेश दे दिए गए थे, लेकिन इन्होंने उसके बचाव के लिए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, और जो अमृता बिश्नोई है, इनके नाम पर एक फिर पुरस्कार भी चलाया गया। आपको पता होना चाहिए कौन सा पुरस्कार है वो। वह पुरस्कार का नाम है वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय
पुरस्कार, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इनकी ही वजह से इस पुरस्कार को या इनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित फैक्ट आपके पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। और यह बात कब की है? ये बहुत पुरानी है, लगभग 300 साल पुरानी है। तो ये तो नहीं पूछेगा कितनी पुरानी है, बस ये पता हो कि खेजड़ी के वृक्ष में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, खेजड़ी कहाँ पड़ता है, किस जगह स्थित है, ये बस आपको पता हो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई है आपको, तो हम इसी के साथ अगले चैप्टर पर चलते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियां, ठीक है। चैप्टर नंबर 5th क्लास क्या है, 4th क्लास का अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मधुमक्खियों के बारे में। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप अनीता जी का पूरा नाम समझिए। अनीता का पूरा नाम क्या है अनीता जी का? तो इनका नाम है अनीता खुशवाहा, ठीक है, अनीता खुशवाहा। तो आपको पहचानने में आसानी होगी क्योंकि पूरा नाम मिलेगा आपको आपके पेपर में, ठीक है। तो चलिए सुनिए ये कहानी क्या है। यह कहानी कहाँ की है? बिहार के राज्य के मुजफ्फरपुर शहर के बोचाहा गांव की है, ठीक है। बोचाहा गांव कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर शहर में, बिहार राज्य के। ये चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस गांव के आसपास लीची के बहुत सारे पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या करते हैं? लुभाते हैं। तो मधुमक्खियों को किसके फूल सबसे ज्यादा पसंद होते हैं? ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, आप क्या बताएंगे? लीची के, ठीक है। और लीची के खूब सारे पेड़ कहाँ मिलते हैं? ये मुजफ्फरपुर शहर की बात की गई है, तो इस गांव के आसपास बहुत सारे लीची के पेड़ होते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा मधुमक्खी का पालन किया जाता है क्योंकि मधुमक्खियों को लीची के फूल पसंद होते हैं, उनका रस चूसकर ही तो वो शहद बनाएगी, ठीक है। अभी आपके पेपर में एक और फैक्ट पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन करने का जो एक उचित समय होता है या सबसे अच्छा समय जो होता है वो कौन सा समय होता है? तो मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसी समय मधुमक्खियां अंडे देती है, ठीक है, अंडे देती है, अपने परिवार को बढ़ाती है। तो ये इसमें सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन सी मक्खियां होती है ये भी तो पता होना चाहिए। तो मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम क्या होता है? अंडे देने का, ठीक, क्या काम होता है? अंडे देने का। और बाकी होती है कुछ वर्कर्स मक्खियां, ठीक है, वो काम करती है, शहद लेकर के आती है बाहर से, ठीक है। ड्रोन मक्खियां होती है जो कि उसकी निगरानी रखती है छत्ते की, ठीक है। और जो नर मक्खियां होती है इनका कोई कुछ खास काम नहीं होता है, छत्ते के लिए कोई खास काम नर मक्खियां नहीं करती है, ठीक। तो रानी मक्खी का सबसे ज़्यादा मेन काम है अंडे देने का। बाकी वर्कर्स जो मक्खियां होती है वो क्या करती है? वो शहद इकट्ठा करके लाती है अपने बच्चों के लिए। और सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे अच्छा होता है जब जो है मधुमक्खी पालन करना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इनका पालन करने के लिए आपको जो शुरुआत में चीज़ें चाहिए होगी वो एक तो बक्सा चाहिए होगा जिसके अंदर ये अपना छत्ता बनाती है, ठीक है। और चीनी का घोल इसमें डाला जाता है ताकि वो अपना शहद बनाने में वहाँ से मदद ले और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस बक्से में चीनी का घोल भी डाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि एक जो बक्सा होता है इससे कितना शहद निकल जाता है, तो 12 किलो शहद जो है वो इससे निकल जाता है एक बक्से से, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हो गई यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में, बस इतना काफी है, यहीं से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ओमान का सफर। तो यहाँ पर आपको बस कुछ ही पॉइंट्स है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये कौन सी स्थान कहाँ स्थित है, वही वाले इसमें से ज़्यादा बनते हैं। तो यही थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें पूछने लायक नहीं है, ठीक है। पहला फैक्ट क्या है कि भाई ट्रेन गांधी धाम
कच्छ गुजरात से चलती है। इस चैप्टर में अगर बात करें ट्रेन कहाँ से शुरुआत होती है, तो इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि गांधीधाम कहाँ है, गुजरात में है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। ठीक, ये पता चल गया। इसके अलावा गुजरात में कौन कौन सा खाना मशहूर है यहाँ पर, तो गुजरात में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, ये बहुत फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो फेमस फूड है वो क्या है। इसके अलावा जो अहमदाबाद और वालसाड़ है, ये दोनों भी कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में, तो ये इन दोनों की भी आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद और वलसाड़। ठीक है, इस चैप्टर में इनका जिक्र किया गया है, तो ये दोनों भी कहाँ है, गुजरात में है, ये आपको पता हो। इसके अलावा कोझिकोड, कोझिकोड ये कहाँ स्थित है, ये केरल में पड़ता है। तो बस इतना सा ही आपको इसके बारे में जानना था, ज़्यादातर जगहों के बारे में और उसके अलावा यहाँ के फेमस फूड के बारे में गुजरात के, जो कि आपको मैंने बता दिया है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई। ठीक है, ये यहाँ का फेमस फूड है। इसके अलावा जब ये चैप्टर छोटा सा ही है, तो एक और छोटा चैप्टर हम इसी के साथ कवर कर लेंगे। जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। छोटे चैप्टर है तो हम ज़्यादा कवर कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है खिड़की से। इस चैप्टर में आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो बस इतनी सी है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पता हो कि मेड़ गाँव जो है कहाँ स्थित है, ये गोवा राज्य में स्थित है, गोवा में स्थित है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। यहाँ मेड़ गाँव यही स्थित है, ये पता हो आपको। इसके अलावा गोवा से केरल तक रेल के रास्ते जाने में कितनी सुरंगें पार करनी पड़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है, कितनी सुरंगें बीच में पड़ती है गोवा से केरल जाने में। तो यहाँ 92 सुरंगें आती है और 2000 पुल। ठीक है, 2000 पुल और 92 सुरंगें। 92 की जगह कहीं आपको 96 लिखा मिलेगा, 97 लिखा मिलेगा, तो आपको याद रखना है कितनी सुरंगें हैं, 92, और पुल कितने हैं, लगभग 2000, लगभग नहीं 2000 ही पुल है। ठीक, तो ये रास्ते में इनको क्रॉस करते हुए ट्रेन जाती है गोवा से केरल तक। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सफ़ेद या क्रीम कलर की जो है सूती धोती पहनते हैं, सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती पहनते हैं या साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक, तो ये हो गई यहाँ पर पहनावे की बात की गई है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती है, यानी आपकी मौसी, ठीक है, माँ की बड़ी बहन यानी मौसी, मौसी को किस नाम से बुलाते हैं, तो ये मौसी को बुलाते हैं मलयालम भाषा में वलियम्मा के नाम से। ठीक है, आज से आप इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी आपकी मौसी से आपकी बात हो तो आप उनको पुकारेंगे वलियम्मा। ठीक, तो वलियम्मा किसको कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को। इसके अलावा जो आपकी मम्मी की मम्मी है यानी आपकी नानी, तो नानी को ये लोग क्या कह करके बुलाते हैं, ये बुलाते हैं अम्मू माँ कह करके। ठीक है, अम्मू माँ, ये माँ ही है। ठीक है, अम्मू माँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, अम्मू माँ कह करके बुलाएंगे किसको, नानी को, यानी आपकी मम्मी की मम्मी को। कौन सी भाषा में, मलयालम में। ठीक है, तो मौसी को क्या बुलाएंगे, नानी को क्या बुलाएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। माँ की बड़ी बहन मौसी यानी वलियम्मा, और मम्मी की मम्मी यानी आपकी नानी, उसको क्या बुलाएंगे, अम्मू माँ। ठीक है, याद रख पाएंगे आप इसको। कितनी सुरंगें और पुल पड़ते हैं गोवा से केरल जाने में, तो 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है, मंडगांव कहाँ है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है। और क्या क्या इस चैप्टर में मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया कोझिकोड केरल में स्थित है। ठीक है, गांधीधाम जो है ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद अहमदाबाद और वालसाड़ ये भी गुजरात में पड़ते हैं। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया मधुमक्खियों के बारे में। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, मधुमक्खी से संबंधित जो भी चीज़ें आप याद रख पाए हैं वो बिना देखे आपको एक बार लिखनी है। क्लास के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप एक बार लिखेंगे
जो भी चीज़ें आपके दिमाग में अभी तक टिकी है तो आप उसको एक बार लिख देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। तो आपका ये होमवर्क है कि आप तुरंत क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में एक बार मधुमक्खी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपको याद हुए हैं वो सारा लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है और बाकी तो आपको रिवीजन करना ही है सारा कुछ जितना आज कराया गया है, ये 6-7 चैप्टर, तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आपसे फिर दोस्तों हम कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दे करके आइए, एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, नॉर्मल एग्जाम होगा और बहुत आसान आएगा एग्जाम पेपर आपका, और ऑनलाइन है उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी कि ऑनलाइन एग्जाम आप कैसे देंगे, अगर आपने इससे पहले कभी नहीं दिया है उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दिया है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं अगर आपने कभी इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।